सरकार के 100 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि मोदी सरकार जो कहती है वही करने को तैयार है। कोई भी कदम हो, आलोचना पहले होती है। इससे पहले कि हम रविशंकर जी को इस बात की बधाई दें कि आपकी सरकार ने 100 दिन में जो उपलब्धियां हासिल की वो अपने आप में एक तरह से अच्छी मानी जा रही है। उसकी निंदा तो शायद कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन तारीफ बहुत ज्यादा होती जा रही है। रवि जी, इस चर्चा की शुरुआत हम इस तरह से करना चाहते हैं कि 7 अहम मुद्दों पर हम आज आपसे बात करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप बड़ी स्पष्टता और बेबाकी से, जो कि आपकी नियति है, उससे उसका जवाब दें। इससे पहले कि आपकी उपलब्धियों पर बात करें, क्यों ऐसा है कि जब भी नरेंद्र मोदी या फिर आपकी सरकार कोई कदम उठाती है तो विवाद पहले हो जाता है? शिक्षा दिवस को गुरु दिवस आप लोगों ने कहा और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ वक्त बिताया। बजाय इसके कि लोग उसे चाचा नेहरू की तर्ज पर मोदी की एक पहल को देखें, लोग उसकी निंदा करते थक नहीं रहे। क्यों? आलोचना कौन कर रहा है? क्या देश की जनता कर रही है? क्या 18 लाख स्कूलों के बच्चों से उन्होंने एक दिन करोड़ों बच्चों से बात की, वो या उनके शिक्षक या उनके माता पिता कर रहे हैं? ये तो नहीं कर रहे हैं। आलोचना करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन कुछ लोग आलोचना ही करते हैं जी। तो उनके बारे में हमें एक बात कहनी है कि आप 44 कैसे हो गए, इसको देखते तो अच्छा होता। इसमें आलोचना के 2 मुख्य बिंदु निकल कर आए, जिस पर मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। पहली बात ये कही गई कि करीब 1 अरब 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए एक दिन के समारोह में, और खास करके तब जबकि आप बच्चों के लिए शौचालय बनाने की बात करते हैं। यही पैसा वहां खर्च करते तो ज्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात ये कि दरअसल सरकार ने अपना एजेंडा पुश करने का एक माध्यम बनाया और मोदी जी दरअसल भविष्य के वोटर को आज से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात बता दूं कि यह देश के साथ बहुत बड़ा अपमान है। अभी देश ने 282 सीट दी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के 6-7 बड़े राज्यों में साफ हो गई है जी। इसलिए ये न कहा जाए। पहली बात, अब ये 1 अरब की बात कहां से आ गई जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी। कैसे आ गई। लेकिन दूरदर्शन है ना, टेक्नोलॉजी है ना जी। बच्चे आते हैं ना, कई मेरा विभाग इन्वॉल्व हुआ। तो अगर देश के बच्चे अपने प्रधानमंत्री सीधा बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनको प्रेरित कर रहे हैं, खूब पढ़ो, अच्छे नागरिक बनो, खेलो भी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, शिक्षक का सम्मान करना सीखो, क्योंकि इंसान बनाने के लिए शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं हिंदुस्तान में इतने अच्छे शिक्षक बने कि दुनिया को हम अच्छे टीचर्स दें, तो इसमें गलत क्या है? तो मैं फिर कहूंगा, ऐसे लोग हैं जो 14 साल से मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। मैं सोचता था कि इतनी करारी की हार के बाद थोड़ा समझेंगे, अब नहीं समझते हैं तो बाकी अब जनता बताएगी उनको। हम तो अपना काम करते हैं अजय जी, और करते रहेंगे। रवि जी, एक और अहम मसला है। देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो आज चाहती हैं कि हिंदुस्तान में अस्थिरता हो, जिसमें अलकायदा का एक वीडियो सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि वो एक अपना विंग हिंदुस्तान में बनाना चाहता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि मोदी जी को वो एक प्रतीक बनाना चाहते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ है, और इसलिए एक जिहाद हिंदुस्तान में छेड़ी जानी चाहिए। क्या ये नरेंद्र मोदी की तथाकथित तौर पर एक हिंदूवादी छवि है, जिसका सहारा लेकर न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर के कुछ ऐसे तत्व अस्थिरता फैला रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे तत्वों की बेचैनी इसलिए बढ़ी है कि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान जाग रहा है, भविष्य की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अजय जी, मैं इस सरकार का एक मंत्री हूं। दुनिया भर के लोगों की कितनी उत्सुकता है, अपेक्षा है भारत के लोकतंत्र में, और मोदी जी क्या कहते हैं? 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि 10 साल तक सारे फसाद, सांप्रदायिक तनाव और शांति रखो, आगे की ओर देखो। और ऐसे तत्व आज नहीं, उनको हिंदुस्तान से परेशानी है, और 14 साल से वो मोदी जी के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये चिंता करने की बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत मजबूत है और हमारी सुरक्षा बलें ऐसे तत्वों को पूरे प्रकार से कार्रवाई करने के लिए भी काफी सक्षम है। क्यों ऐसा होता है कि जब आरएसएस के प्रमुख हिंदुस्तान बनाम हिंदू कहते हैं तो उस पर जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया होती है? विपक्ष ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग अपनी चिंताओं को सामने रखते हैं जिनको लगता है कि देश के सेक्युलर फैब्रिक को चोट पहुंच रही है। क्योंकि वो लोग सेक्युलर फैब्रिक को समझते नहीं है। जब मोहन भागवत जी हिंदू चिंतन की बात करते हैं तो उस दार्शनिक हिंदू चिंतन की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि हिंदुत्व या हिंदू चिंतन देश का दर्शन है, भारत का दर्शन है। और आपसे मैं सीधा कहता हूं, आप हिंदू को क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूं अजय जी, आप भी समझते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसके विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक, मुझे गर्व है इस बात का, और हमें संघ ने यही सिखाया, सबों का सम्मान करो, भारत को मजबूत होना है। और जो व्यापक हिंदू चिंतन दर्शन है उसकी चर्चा मोहन भागवत जी ने की है। कुछ लोग जो समझते हैं कि वोट बैंक के लिए
अल्पसंख्यकों का दुरुपयोग करो, और ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको जनसंघ के समय से संघ के खिलाफ, हमारे खिलाफ आज तक बोलते हैं और आज तक बोलते रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी राजनीति हाशिए पर चली गई। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेटस है हरियाणा में? क्या आप वाकई में एकला चलो रे की राह पर हैं? क्या महाराष्ट्र में आप जूनियर पार्टनर के तौर पर रहेंगे? अब ये सारी स्ट्रैटेजिक बातें मैं आपको टीवी पर बता दूं कि क्या करेंगे? तो बताएंगे। हमारे दर्शकों को कुछ तो मीट मिले। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बहुत सीजन है। हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं जी। हमें 282 पद आया था ना, सीट आई थी ना जी। फिर भी हमने अपने एनडीए के साथियों को साथ रखा कि नहीं रखा? तो हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो उसको निभाते हैं। महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या झारखंड हो, जहां भी चुनाव होगा वहां हम अच्छा करेंगे। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कमल की तरफ लोग बहुत बड़ी आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं तो कश्मीर कई बार गया हूं। जितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम भाजपा में आ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ा संदर्भ है कि देश बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। इसमें एक बयान आया है जो कि अमित शाह जी का है। महाराष्ट्र में वो अभी 2 दिनों की अपनी यात्रा पर थे और वापस निकलने से पहले उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कहा कि मोदी मैजिक पर आप निर्भर न करें, क्योंकि मोदी मैजिक हो सकता है महाराष्ट्र में न चले। कुछ अखबारों में छपा भी है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है कि मोदी मैजिक ना चले? ये फिर अखबार में उनको क्या पकड़ा, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं? जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम ये है कि मेहनत करो, बूथ पे जाओ, बूथ समिति बनाओ, जनता के बीच जाओ। जो 2 महीना बचा है उसमें 24 घंटे में 20 घंटे मेहनत करो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पार्टी के अभिभावक के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है तो उस पर क्या परेशानी होनी चाहिए? मोदी जी तो नेता है ही है, क्यों नहीं होंगे? देश उनकी ओर आशा में निगाहों से देख रहा है, वो प्रचार भी करेंगे। लेकिन अध्यक्ष न बोले तो परेशानी, कुछ बोले तो परेशानी। अजय बाबू ऐसा कैसे चलेगा? अपनी तथाकथित तौर पर आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दरअसल पूरे देश पर उसी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे एक हिटलरवादी मानसिकता थी। ये आलोचना ये राहुल गांधी की भाषा है। तो मुझे लगता है कि 10 साल से देश कैसा चलाया उन्होंने। देखिए अजय जी, हम काम करके जनता का दिल जीतेंगे जी। और जिस दिन मोदी जी जीत कर आकर के लोकसभा सेंट्रल हॉल में आए थे और नेता चुने गए थे, क्या कहा? 1919 में अपने काम का हिसाब दूंगा। और मुझे खुशी है कि हमारे काम के होने का संकेत आपको 100 दिन बाद ही दिखाई पड़ रहा है। तो हम काम करते हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। देश में पूंजी निवेश हो रहा है, एक नई बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। देश का जो कैपिटल गुड प्रोडक्शन है वो 23% आगे बढ़ गया, 5.7% ग्रोथ रेट हो गया। अब चिदम्बरम साहब करें, हमारा था तो हमने कहा पहले क्यों नहीं हुआ? मैं कहूंगा मोदी जी के आने की आशा में अच्छा बना और आगे इसको 7% ले जाएंगे। तो गरीबों के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। हिंदुस्तान विकास के अभाव से बहुत दिन परेशान रहा। अब सही में अच्छे दिन आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आने दीजिए अजय बाबू। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि आपका समय हमारे लिए खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्या आप सब लोग को? देखिए चर्चा बहुत है कि आप लोग सब जो हैं दिन में करीब 15 से 17 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके बारे में तो पहले से मैं जानता हूं, लेकिन बाकी लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, सोने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं, मोदी जी स्वयं, देखिए आज मैं चाहता हूं, आज मैं आपके दर्शकों को बताऊं, मोदी जी 14 वर्ष मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने एक दिन छुट्टी नहीं ली। 340 पब्लिक मीटिंग को पूरे देश भर में किया। रात में 11 बजे लौटते थे। 1 घंटा टीम के साथ बातचीत, चुनाव कैंपेन, 1 घंटा डीजीपी चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत, 2:30 बजे सोना, सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट, सुबह में मणिपुर, नेक्स्ट डे आपके तमिलनाडु, कभी सिलीगुड़ी। और चुनाव खत्म हुआ, जीते, वहां से त्यागपत्र दिया, आज काम कर रहे हैं। 12, 13, 14 घंटे वो काम करते हैं। आज न मेरे लिए कोई शनिवार है न कोई रविवार है, तो ये काम करने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने अपने पत्नी बच्चों को कहा है अब छुट्टी भूल जाओ, तुम अपने से घूमना शुरू करो, हमें जरा देश के लिए काम करने दो। लेकिन हाँ, एक इतने मेहनती, लगनशील और प्रामाणिक प्रधानमंत्री जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके साथ काम करके बहुत खुशी हो रही है, मैं आपसे इतने कह सकता हूँ। तो कम से कम उन लोगों के ऊपर तो रहम होनी चाहिए जिनको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता। लोग बड़े परेशान हैं, सारे बाबुओं लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने की जिम्मेदारी हो गई। बहुत सारे मंत्रियों के लिए दिक्कत होगी रवि जी। नहीं, आपके लिए नहीं होगी, लेकिन आपको बताता हूँ, जो मैंने कहा विभागों का काम देख रहे हैं, वहां कौन बैठता है? मंत्री बैठते हैं, उनके सेक्रेटरी बैठते हैं, और सेक्रेटरी को बनाना है प्रेजेंटेशन और बताना है। पीछे ज्वाइंट सेक्रेटरी को नहीं देखना है और डिप्टी सेक्रेटरी को। तो वो सीधा सारे सचिवों से मिले, सबका नाम पूछा, सबसे फर्स्ट हैंड बात करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है ना कि सरकार के बाबुओं को भी काम करना है, और देश के बाबू अच्छा काम करते हैं, उनको अच्छी अगुवाई मिलनी चाहिए।
और मोदी जी के नेतृत्व में उनको एक ऐसा नेता मिला है जिसे उनको प्रमाणित किया है। आपने देखा शिक्षा दिवस पर उन्होंने देश के टीचर्स को क्या इंस्पायर कर दिया, बच्चों को क्या इंस्पायर कर दिया। और मैं कहता हूं एक कार्यक्रम जो इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया कि आपके चैनल सहित सबों को दिखाना पड़ा उसको, क्योंकि देश देखना चाह रहा है। तो मोदी जैसा ही करते हैं, पूरे देश को प्रेरणा देते हैं। मुझे लगता है कि देश प्रेरित होगा। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं आपके आने वाले बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। बहुत धन्यवाद।